जय हिंद दोस्तों। अगर आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहते हैं तो आपके नेबरिंग कंट्रीज के साथ में रिलेशन बड़े ही स्टेबल और प्रोग्रेसिव होना चाहिए। अभी ब्रिक्स समिट के बैकड्रॉप में एक बड़ी न्यूज आई थी कि इंडिया और चाइना के बीच में रिलेशन वापस से रिस्टोर हो रहे हैं। इंडिया चाइना के बीच में बॉर्डर पर जो कॉन्फ्लिक्ट्स और डिस्प्यूट हो रहे थे, अब उसके डिसएंगेजमेंट का टाइम आ गया है। दोस्तों, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बीच में ब्रिक्स समिट के साइडलाइन से मीटिंग हुई। उस मीटिंग में कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए। साथ ही साथ आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि इंडिया चाइना के बीच में कौन से चैलेंजेस एरियाज हैं, किस तरह से चाइनीज ट्रेड इंडिया को इन्फ्लुएंस कर रहा है और वो क्या चीजें हैं जो इंडिया के लिए बड़ी ही परेशानी का सबब बनी हुई है। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो में सबसे पहले हम मैप को समझ लेते हैं दोस्तों कि जहां डिसएंगेजमेंट की बात हो रही है वो एरियाज कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, जब हम इस पूरे मैप को ध्यान से देखते हैं, ये हमारा J&K का रीजन है। ये गलवान वैली है जहां पर 2020 में जून 2020 में जो है कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। इंडिया चाइना की जो आर्मी से उनका स्टैंड ऑफ हो गया था। हमारे 20 जवान यहां पर शहीद हो गए थे और चाइना के कितने वहां पर जवान उसमें मारे गए, चाइना ने आज तक एक्सेप्ट नहीं किया है। दोस्तों, अब जब इस एरिया में जहां जहां डिस्प्यूट हुआ था तो टोटल 6 अलग अलग जगह थी, 6 अलग अलग पॉइंट्स थे जहां पर कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जिसमें से 4 डिफरेंट पॉइंट्स के कॉन्फ्लिक्ट को पहले ही रिजॉल्व कर लिया गया था। बस 2 इंपॉर्टेंट रीजंस बचे हुए थे। उसमें पहला तो है आपका बच्चों डेप्सोंग प्लेन जो यहां पर है और दूसरा है आपका डेमचोक जो यहां पर है। दोस्तों, तो ये डेप्सोंग और डेमचोक 2 रीजन ऐसे हैं जहां पर अभी भी इंडिया चाइना की आर्मीज जो है वो आमने सामने खड़ी हुई थी। कहीं ना कहीं इन्हीं को जो है स्टैंड ऑफ जो यहां पर बरकरार था, इसको डिसएंगेज करने की कोशिश की जा रही है। तो इंडिया चाहता है कि पहले डिसएंगेजमेंट हो, फिर डी एस्केलेशन हो और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन हो। चाइना चाहता है कि नहीं भाई, डायरेक्ट डिसएंगेजमेंट करो, सीधे नॉर्मलाइजेशन कह दो। तो भाई ट्रस्ट यहां पर एक बड़ा फैक्टर है। इंडियन आर्मी नहीं चाहती कि किसी तरह का रिस्क लिया जाए, क्योंकि चाइना कब अपनी पॉलिसीज को, कब अपनी डिप्लोमेसी को चेंज कर दे, किसी को कोई भरोसा नहीं है। दोस्तों, हमारे लिए डेप्सोंग क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहां पर एक और हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है दौलत बेग ओल्डी। ये दौलत बेग ओल्डी जो है हमारे लिए बहुत ही स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का है, क्योंकि यहां से हम सब जगह नजर रखते हैं। अगर इस एरिया में हमारी पकड़ कहीं भी ढीली होती है तो कहीं ना कहीं उसका एडवांटेज चाइना लेने की कोशिश करता है। तो अब आगे देखते हैं कि हुआ क्या है और क्या क्या प्रोग्रेशन में है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिया चाइना करंट एंगेजमेंट किस बात को लेकर है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। इंडिया स्टैंड्स ऑन चाइनास एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी, इसके एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी के खिलाफ हम क्या क्या एक्शन लिए हैं, कहां कहां हम इसको किस तरह से टारगेट कर रहे हैं। थ्रेट टू चाइनीज एफर्ट्स इन द साउथ एशिया रीजन, हमने चाइना की पॉलिसी की किस तरह से दमखम लगा करके एकदम विरोध उसका किया है। इंडिया चाइना के जो कॉम्प्लेक्स रिलेशन है किस किस मैटर पे क्या क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम देखें कि इंडिया चाइना का करंट एंगेजमेंट जो है वो उन रिश्तों को, उन रिलेशंस को नॉर्मलाइज करने के लिए है। 2020 से ही काफी टफ सिचुएशन चल रही थी। दोस्तों, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसको हम LAC कहते हैं, इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अभी तक हमारे 2 एरिया जो मैंने आपको पहले बताया, डेप्सोंग और डेमचोक में, हम जिस एरिया तक, जिस रीजन तक पेट्रोलिंग करते थे, उसमें डेप्सोंग के पॉइंट 10, 11, 8, 12 और 13 पॉइंट जो थे वहां तक हम अपनी पेट्रोलिंग पहले नहीं कर पा रहे थे। चाइना के साथ एग्रीमेंट होने के बाद में अब हमारी पेट्रोलिंग वापस से शुरू हो सकेगी। साथ ही साथ कुछ ऐसे बफर एरियाज पहले से तय कर लिए थे जिसमें ना इंडियन आर्मी जाएगी ना चाइनीज आर्मी जाएगी। अब उन बफर रीजन्स में भी पेट्रोलिंग की बात हम लोग कर रहे हैं। यही बातचीत का मेन मुद्दा है। अब दुनिया ने इस मीटिंग को काफी सराहा है। इवन USA ने भी कहा है कि ये अच्छा है कि इंडिया जो है अपने बॉर्डर डिस्प्यूट को जो है रिस्टोर करने में लगा, उन बॉर्डर डिस्प्यूट्स को सेटल करने में लगा हुआ है। दोस्तों, आपने एक की स्टेटमेंट तो सुना ही होगा, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम डायलॉग और डिप्लोमेसी में भरोसा करते हैं, वार में भरोसा नहीं करते हैं। साथ ही साथ एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया कि भाई अगर पड़ोसी देश से आपके रिश्ते अच्छे करना है तो आपको म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी और म्यूचुअल सेंसिटिविटी पर काम करना होगा। कहीं ना कहीं चाइनीज इकोनॉमी आजकल ग्रोइंग है, काफी बढ़ रही है। 18 ट्रिलियन के आसपास वो इकोनॉमी, और हमारी जो इकोनॉमी वो लगभग 4 ट्रिलियन के आसपास है। तो ये इकोनॉमिक जो डिफरेंसेस है, ये कहीं ना कहीं चाइना साबित करता है कि भाई इंडिया, अगर आप हमारी बात नहीं मानते हो तो हम बॉर्डर पर आपको जो है डराने धमकाने की कोशिश करेंगे। बट इस बार का इंडिया 1962 का इंडिया नहीं है, ये इंडिया एकदम दमखम के साथ खड़ा हुआ है। तो दोस्तों,
हमने अभी तक जो है किस तरह से चाइना की एग्रेसिव पॉलिसी को जवाब दिया। तो सबसे पहला जवाब हमने दिया है बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करके। अभी तक हमने हमारे बॉर्डर्स को उतना तरीके से डेवलप नहीं किया था जिस तरीके से अब तक हमारे बॉर्डर डेवलप हो जाने चाहिए थे, पर उसके बाद में हमने बॉर्डर एरियाज को डेवलप किया है। हमने एक वाइब्रेंट विलेज करके प्रोग्राम चलाया जिसमें चाइनीज बॉर्डर जो है पूरी, वहां पर हम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां के विलेजेस का डेवलपमेंट और बाकी उन विलेजेस में रहने वाले लोगों के एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को लेकर काम कर रहे हैं ताकि हमारा बॉर्डर एरिया पूरी तरह से डेवलप हो जाए। दूसरा है बच्चों, बाय डेवलपिंग रिलेशनशिप विद द यूएस, कि हमने कहीं ना कहीं चाइना को बैलेंस करने के लिए यूएस के साथ रिलेशंस डेवलप किए हैं। क्वाड और I2U2 इसका एक बेस्ट एग्जांपल है कि भाई हम जो है क्वाड के माध्यम से सिक्योरिटी में इंडो पैसिफिक में चाइना को टारगेट करेंगे, चैलेंज करेंगे। साथ ही साथ हम ट्रेड और जो है दूसरे फूड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए हमने I2U2 बनाया है। दोस्तों नेक्स्ट है कि हम कहीं ना कहीं दलाई लामा और तिब्बतन्स को भी सपोर्ट करते हैं जो चाइना को जो है बड़ा खटकता है, पर कहीं ना कहीं चूंकि चाइना को अगर आपको चैलेंज करना है तो वो सारे स्टेप्स लेना ही पड़ते हैं जिससे चाइना को लगे कि नहीं, इंडिया कहीं ना कहीं खड़ा है हमको काउंटर करने के लिए। साथ ही दोस्तों इंडियन ओशन रीजन और साउथ एशिया के अंदर हम एक मजबूत ताकत बन के उभरे हैं। हमने हमेशा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जिसको चाइना BRI भी कहता है, तो उस BRI को भी हमने जहां मौका मिला है वहां चैलेंज किया, क्योंकि इनका जो BRI है ये हमारे कश्मीर, जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहां से गुजरता है। तो कहीं ना कहीं इंडिया ने कोई भी मौका नहीं छोड़ा है चाइना को चैलेंज करने का। थ्रेट टू चाइनीज एफर्ट्स इन साउथ एशिया, तो भाई कि इंडिया, चाइना को क्या लगता है, चाइना को क्यों ऐसा लगता है कि हमारे लिए साउथ एशिया के अंदर एक बड़ा चैलेंज है? इसलिए लगता है दोस्तों कि साउथ वेस्ट में सबसे बाद में हम हैं, हमारा पॉपुलेशन बहुत बड़ा पॉपुलेशन है। राइट नाउ वी आर द लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। हमारा इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है और हमारा मेन पावर एकदम उस लेवल पर लोगों को चैलेंज कर सकता है, कंट्रीज को चैलेंज कर सकता है। इसलिए चाइना को लगता है भाई इंडिया एक बड़ा थ्रेट उसके लिए है। दूसरा दोस्तों, इंडिया का जो चाइनीज एडवर्सरीज के साथ में टाइज है, जिस तरह से हमारी डील्स चल रही है यूएस के साथ और दूसरे कंट्रीज के साथ, यूके वगैरह के साथ में, चाइना को लगता है भाई ये तो जो है उन लोगों के साथ मिलकर के कहीं ना कहीं हमारे खिलाफ एकदम खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। साथ ही इंडियाज कंस्टेंट एफर्ट्स जो है, हमने चाइना को कैलकुलेट करते हुए बाकी सारे एफर्ट जो लगाए अपने इकोनॉमिक, जो हमने कोविड के टाइम पर जो दूसरे देशों की मदद की है या फिर जो भी दूसरे ह्यूमैनिटेरियन कॉज होते हैं जहां इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन मिलिट्री हमेशा खड़ी रही है, तो वो कहीं ना कहीं लगता है चाइना को कि इंडिया अब बहुत मजबूती से आगे आ रहा है। और भी अगर देखा जाए तो चाइना के साथ हमारे क्या क्या मेन डिस्प्यूट्स है, तो दोस्तों सबसे बड़ा डिस्प्यूट तो हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट है। हमारी जो बॉर्डर है LAC के ऊपर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर, वहां कई बार चाइना ने घुसपैठ करने की कोशिश की। और 1962 में तो उसने हमारा पूरा अक्साई चीन वाला रीजन जो है इसको कैप्चर कर लिया। और उसके बाद भी कई सारा एरिया ऐसा है जिसको चाइना डिस्प्यूटेड कराने की कोशिश करते हैं ताकि वो उस पर अपना हक वहां पर जमा सके। बट इंडियन जो ट्रूप्स है, चाहे हमने डोकलाम के टाइम पर देखा जब भूटान के उस पॉइंट में लेकर के एक स्टैंड ऑफ हुआ था, 70 डेज के आसपास स्टैंड ऑफ चला था, पर इंडियन सोल्जर्स वहां ब्रेवली खड़े रहे थे और चाइना को पीछे हटना पड़ा था। सेम इंसिडेंट रिपीट हुआ 2020 में जब गलवान के अंदर क्लेश हुआ। हमारे 20 जवानों ने अपनी शहादत दी पर चाइना को एकदम धूल चटा दी और जहां हम थे वहां खड़े रहे और चाइना को वापस स्टेप बैक करना पड़ा। दोस्तों सब दूसरा बड़ा है मिलिट्री टेंशन की। आज की तारीख में अगर देखा जाए तो चाइना की नेवी दुनिया की सबसे पावरफुल नेवी है। चाइना के पास आज न्यूक्लियर और डीजल सबमरीन्स की संख्या लगभग 60 है, जबकि इंडिया के पास न्यूक्लियर डीजल सबमरीन सब मिला दे तो लगभग 16 के आसपास है। तो 16 और 60 में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। चाइना अपनी इस मिलिट्री पावर का इस्तेमाल करके चाहता है कि भाई देखो इंडिया, अगर तुम हमारे साथ नहीं रहोगे, हमारी पॉलिसीज को सपोर्ट नहीं करोगे, तो हम जो है आपको इसी तरह से बॉर्डर पर डराते धमकाते रहेंगे। बट ऐसा होने वाला कभी भी नहीं है। दूसरा स्ट्रेटेजिक राइवलरी कि भाई आप जो देखो कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो गुजर रहा है, जो कि BRI का ही एक हिस्सा है, हम हमेशा से इसका अपोज करते रहे कि भाई ये हमारी जमीन पे आप मत बनाओ, आप ये इसको कर ही नहीं सकते। तो इस वजह से भी चाइना को लगता है कि भाई इंडिया कहीं ना कहीं हमारे रास्ते में एक रोड़ा बन रहा है। दोस्तों उसके बाद इकोनॉमिक कंपटीशन की बात अगर आती है तो चाइना के साथ इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है, इंडिया लगभग सिर्फ जो है 16 से 17 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करता है, जबकि चाइना से हमारा इंपोर्ट जो लगभग 100 बिलियन डॉलर के आसपास है। यानी कि हमारा ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ जो है वो 84 बिलियन डॉलर। इसमें चाइना को तो फायदा पर हमको नुकसान है दोस्तों। हालांकि नुकसान बहुत बड़ा नहीं, क्योंकि इसके अंदर जो एक छुपा हुआ फायदा ये है कि हम बहुत सारे कंपोनेंट चाइना से मंगाते हैं, उनको यहाँ पर असेंबल करते हैं, मेड इन इंडिया का जो है तहत उसको बना करके, हमारा टैग लगा करके हम उसको वापस से एक्सपोर्ट भी कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं ट्रेड डेफिसिट जो है वो बहुत बड़ा चैलेंज हमारे लिए नहीं है। बट सबसे बड़ा जो चैलेंज है मैं आगे आपको बताने वाला हूं
और इसके साथ ही साथ अलायंस डायनामिक्स है। तो भाई इंडिया जो है, मैंने जैसा आपको पहले बताया कि अभी हम सिक्योरिटी काउंसिल में अपनी एक परमानेंट पोस्ट की डिमांड कर रहे हैं, वो चाइना को बड़ा खटक रहा है। चाइना को लगता है कि एशिया से सिर्फ एक ही देश होना चाहिए जो वहां पर जो है अपनी बात मजबूती से रख सके, जबकि ऐसा नहीं है। लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होने के नाते हमारी भी वहां पर सीट होना चाहिए। साथ ही साथ वही क्वाड, I2, U2 और कोविड के दौरान हमने दूसरे देशों को जिस तरह सपोर्ट किया, जिस तरह से छोटे छोटे देश अब इंडिया के फेवर में आ रहे हैं, इंडिया के साथ खड़े और इंडिया के साथ उनके रिलेशंस मजबूत हो रहे हैं, तो हमारी अलायंस डायनामिक्स की वजह से भी चाइना एक तरह से चिंतित है। तो भाई अब हमें करना क्या चाहिए, अब हमारे लिए क्या मेन टास्क हमारे हाथ में? तो हमारा मेन फोकस होना चाहिए भाई कि जो ट्रेड फिगर है बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि भाई ट्रेड है, इसमें हम बहुत सारी चीज चाइना से इंपोर्ट करते हैं, बट उनको वापस असेंबल करके और काफी कुछ उसमें से बेच भी देते हैं, तो वहां एक बड़ी दिक्कत नहीं है। बट दिक्कत क्या है बच्चों, रियल इश्यू विद चाइना ये है कि हम स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंट्स के कई सारे मटेरियल वहां से ऐसे मंगवाते हैं, जिसमें सीसीटीवी कैमरा और भी कई सारे सर्वेलेंस के काम आने वाले जो इक्विपमेंट्स हैं, इवन हमारे जो मिलिट्री के कई सारे इक्विपमेंट्स में जो है हमारे चाइना के कुछ पार्ट्स का हम लोग यूज करते हैं, वो जो है हमारे लिए एक बड़ी खतरे की घंटी है। दूसरा है हाई कॉस्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक डिफेंस, है ना, डिपेंडेंस। तो हम स्ट्रेटेजिक मटेरियल पर, अगर मटेरियल को लेकर के चाइना पे डिपेंड रहते हैं, तो इसकी कभी भी एक बहुत भारी कीमत हमको चुकाना पड़ सकती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स एंड ऑल जो है उसके लिए, साथ ही साथ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं और कई सारे केमिकल्स जो हैं जिनके लिए हम टोटली चाइना पर डिपेंडेंट हैं, उन केमिकल्स के लिए, उन जो है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के लिए, उन इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स के लिए हमको अपनी जो इंडिजिनस कैपेसिटी को बढ़ाना होगा। अगर हम अपने स्टार्टअप्स को बैक करते हैं और साथ ही साथ अगर हमारे देश में हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं, तो डेफिनेटली हम चाइना के साथ इस स्ट्रेटेजिक चैलेंज को भी कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इंडिया चाइना के रिलेशंस के बीच में जो है आप देखते हैं कि अभी की करंट गवर्नमेंट है जो एकदम केयरफुल स्टेप्स ले रही है। धीरे धीरे जिस तरह से स्टेप्स लेकर के गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है, चाइना को भी झुकना पड़ा है। आपने देखा कि चाइना ने साउथ चाइना सी के अंदर जब इंक्रोचमेंट किया था, वहां पर इतने तेजी से उसने स्ट्रक्चर्स बनाए, उसके बाद वो पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है, जबकि वहां पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के भी कई सारे डिसीजंस आ चुके हैं। ऐसे में गलवान रीजन में डेप्सोंग और डेमचोक से चाइना को पीछे हटाना और वहां पर पेट्रोलिंग का वापस स्टार्ट होना इंडियन डिप्लोमेसी की बहुत बड़ी विजय है। आई होप आपको पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। इसी तरह के और भी वीडियोस के लिए आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए एसएस वर्ल्ड, और डेफिनेटली ये टॉपिक, ये बातें सारी आपको एसएसबी इंटरव्यू के अंदर हेल्प करेगी। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।